हेलो, वेलकम बैक टू अवर अनदर सेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम इस सेशन में क्या कवर अप करने वाले हैं। एज यू ऑल कैन सी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। खैर ये क्लास 11 ह्यूमन फिजियो का ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का सब पार्ट है, टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसलिए हम पूरा चैप्टर नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम इसको कवर अप करने वाले हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्पेसिफिकली ये कोई चैप्टर तो नहीं है, बट ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीड पॉइंट ऑफ व्यू से, फोर्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम इसको आज कवर अप करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ब्रीथिंग तो सबको पता है, सांस लेने को, ये अभी सब मैं नहीं समझाऊंगी क्योंकि अभी सिर्फ मुझे ये कवर अप करना है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, कुछ के बारे में मुझे इस सेशन में नहीं समझाना है। मैं मेरे प्रीवियस सेशंस में इस बारे में मैं समझा चुकी हूँ। तो अभी सिर्फ हमारा कंसर्न रहेगा कि हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को समझें, जिसमें हमें इसके डिफरेंट पार्ट्स, इसके डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में जानना है, इनके फंक्शंस के बारे में कहीं ना कहीं एक हद तक मैं इनके फंक्शंस लिखूंगी, अभी बताऊंगी आपको। बट हम इन डिटेल मैकेनिज्म में अभी नहीं जा रहे हैं कि कौन सा फंक्शन क्या कैसे हेल्प करता है, लाइक डायफ्राम एंड लंग्स, एल्वुलाई, ये सब कैसे मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, तो वो अभी हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, एंड ओवरऑल व्हाट इज दैट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग मैकेनिज्म हियर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बट हम ये सब जानने वाले हैं। ठीक है, एम आई क्लियर कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आई होप आई एम। चलो, तो फिर अभी हम शुरू से शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब हमें सांस लेनी होती है तो हमारे लिए प्राइमरी चीज क्या है, मतलब हम सांस कहाँ से लेते हैं। सबको इतना तो सबको बेसिक सी मतलब चीज है कि इतना हमें पता होता है कि हम सांस कहाँ से लेते हैं। ऑफ कोर्स हम यहाँ से लेते हैं, नाक से लेते हैं। बोलते हैं कि अगर नाक बंद तो कर ले हम तो हमें सांस नहीं आ रही है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा एयर का एटमॉस्फेयर से जो एयर का एंट्री पॉइंट है हमारे बॉडी के लिए, लंग्स में जाने के लिए थ्रू इस पैसेज से, वो मैं भी समझाने वाली हूँ। सबसे पहले प्राइमरी कहाँ से शुरू होता है, ये वो होता है यहाँ से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। इनको क्या कहते हैं? इनको जो हमारे जो बाहर से दो होल दिखाई दे रहे हैं ना, सबके होते हैं दो होल्स। हाँ, किसी का एक है तो वो एबनॉर्मल है। चलो ठीक है, दो होल्स होते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर से जो एयर होती है ना, वो यहाँ से हमारे अंदर जाती है। अब कहाँ से कहाँ तक पहुंचती है ये हम सब देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ये नोज के दो हिस्से होते हैं ना, जिनको हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो कहाँ है? अबव द अपर लिप। अपर लिप के ऊपर वाले इन होल्स को हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर हमारी नाक में घुसती है। ठीक है, समझ आया? यहाँ से हमारी नाक में जाती है, फिर यहाँ से ये पहुंचती है कहाँ? नेजल चैम्बर में। किसके थ्रू? नेजल पैसेज के थ्रू। नेजल चैम्बर में पहुंचती है नेजल पैसेज के थ्रू। यहाँ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैं यहाँ साइड में आपको बना के दिखाती हूँ। देन लाइक ये हमारी नोज है, ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है। ये ऐसा एक पाइप है, इसको नेजल पैसेज कहते हैं। उसके बाद ही नेजल चैम्बर होता है अंदर, तो उसमें पहुंचती है। तो नेजल एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज के थ्रू कहाँ पहुंचती है? नेजल चैम्बर में। ओके, एम आई क्लियर? हाँ, आई होप आई एम। तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचती है, नेजल चैम्बर में पहुंची। फिर अभी नेजल चैम्बर से ये कहाँ जाएगी? मैंने ये डायग्राम पहले ही बना दिया था, क्योंकि अभी हम रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए अगर मैं डायग्राम बनाती ना तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं डायग्राम पहले से ही लेके आई हूँ। तो अभी हम कहाँ से शुरू? तो अभी ये एयर आई यहाँ से, मान लो यहाँ पीछे नॉस्ट्रिल से पैसेज के थ्रू चैम्बर में आई, देन एपिग्लॉटिस से होते हुए लैरिंग्स पे आई। वो कहाँ आई? लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? एपिग्लॉटिस क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एपिग्लॉटिस? एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो हमारे विंड पाइप को और फूड पाइप को कवर करने का ढक्कन ढक्कन का काम करती है। हमारे कौन से पाइप के लिए? इस पाइप के लिए, ट्रकिया वाले पार्ट के लिए ढक्कन का काम करती है, ताकि क्योंकि जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, फेरिंग्स वाला पार्ट, वो कॉमन पैसेज है किस चीज के लिए?
फूड के लिए भी, एयर के लिए भी। यहाँ से हवा गई, यहाँ से खाना गया, तो वो कॉमनली कहाँ पहुंचा, फेरिंग्स में पहुंचा। बट दोनों को जाना अलग अलग है, क्योंकि दोनों की प्रोसेस अलग अलग होनी है। सांस वाली प्रोसेस, रेस्पिरेशन की प्रोसेस अलग होनी है, और डाइजेशन वाली प्रोसेस अलग होनी है। दोनों के ऑर्गन्स अलग हैं, ऑर्गन सिस्टम अलग है। तो इसके लिए ये ढक्कन का काम करता है एपिग्लॉटिस, कि जब जो फूड है ना वो फूड पाइप में ही जाए, ना कि वो यहाँ आ जाए, विंड पाइप में आ जाए, जिसको हम ट्रकिया कहते हैं, उसमें ना आए। इसलिए एपिग्लॉटिस दिया गया है, जो ढक्कन की तरह काम करता है। ठीक है, इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो फेरिंग्स से आए कहाँ, लैरिंग्स में। यहाँ फेरिंग्स होगा पीछे, जो कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए, वो मैंने यहाँ दिखाया नहीं गया है, बट मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ किया है ना, वो प्योर एनसीईआरटी से लिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि अभी हम बोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर डायग्राम आएगा तो यही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, कुछ आगे पीछे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से शुरू करते हैं। एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस structure which help in the production of sound, इसलिए इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, therefore known as साउंड बॉक्स। ओके, आई एम गुड, आई एम क्लियर। चलो फिर हम आते हैं ट्रकिया। ट्रकिया एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो यहाँ से लैरिंग्स से होके हमारे कहाँ तक जाता है, लंग्स तक जाता है। मिड थोरेसिक कैविटी में है ये, और ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पे डिवाइड हो जाता है दो पाइप्स में, जो लेफ्ट लंग में जाएगा और राइट लंग में जाएगा। ठीक है, यहाँ में कौन से पॉइंट पे डिवाइड होता है, फिफ्थ थोरेसिक कैविटी divides at fifth thoracic vertebrae, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पे ये डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट में और राइट में। फिर उसके बाद आती हैं हमारे जो लंग्स होते हैं, वो डबल लेयर्ड प्लूरा से प्लूरल डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन से ये कवर अप है। ठीक है, इसके बीच में क्या भरा हुआ है, प्लूरल फ्लूइड, जो किस चीज में हेल्प करता है, रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द लंग सरफेस, between the lung surface. Am I clear? I hope I am clear to you. हाँ, प्लूरल फ्लूइड जो क्या करता है, रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द लंग सरफेस। उसके बाद जो हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन की इनर लाइनिंग है, वो क्लोज कांटेक्ट में है लंग के साथ। लंग्स का सरफेस है ना, उसके क्लोज कांटेक्ट में हमारी इनर लाइनिंग, और जो हमारी आउटर लाइनिंग है वो किससे क्लोज कांटेक्ट में है, थोरैसिक कैविटी वाले, थोरैसिक चैम्बर की जो लाइनिंग होगी ना, उसके क्लोज कांटेक्ट में। बिकॉज हमारा जो ये सेटअप है ना, ये सारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी, ये कहाँ है, ये मतलब कौन से एरिया में, हमारी थोरैसिक कैविटी में ये प्रेजेंट है, इसलिए ये थोरैसिक चैम्बर की क्लोज कांटेक्ट में है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो हमारी ट्रकिया डिवाइड हो गई, ये कवर है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी हुई है। एज यू कैन सी दैट आई ऑलरेडी ड्रॉन हियर दैट दीज रिंग्स, व्हाई इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीटली इनकम्प्लीट, बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ पूरा सर्कल अगर हम लेते ना, कि जैसे अगर ये है, ये पेन है, तो अगर इसको मैं पूरा कवर अप कर दूं, लाइक पूरा, लाइक थ्री, एज आई होप मैं दिखाई दे रही हूँ, जैसे ये मान लो ये हमारा क्या है, ट्रकिया है। अभी इसको मैं पूरा कवर कर लूंगी, मतलब 360 डिग्री मैं कहीं से भी देखूं तो ये सेम है, तो ये कंप्लीट कार्टिलेजिनस। बट ये इनकम्प्लीट है, लाइक दिस मच, पीछे से कवर अप नहीं है, ये पीछे से नहीं है, सिर्फ आगे से है। मतलब ये जो सर्कल गया है ना, ये पूरा नहीं गया, बस इतना ही गया, इसलिए इसको इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है। और ये कार्टिलेजिनस रिंग्स कहाँ तक एक्सटेंड होती हैं, हमारी ब्रोंकाइस तक। यहाँ पे जब लंग्स के बाद जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई तक जाती हैं, उसके बाद हमारे ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। देन ब्रोंक्यूल्स के बाद
फर्दर डिवीजन के बाद हमारे एल्वुलाई वास्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम एल्वुलाई कहते हैं. वास्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, bag like structure. What is vascularized? Vascularized the structures that contains arteries, veins, blood capillaries. These such structures are called vascularized, जिसमें सब कुछ प्रेजेंट होता है. Like हमारी आर्टरीज भी होंगी, वेन्स भी होंगी, ब्लड कैपिलरीज भी होंगी. ठीक है. तो ब्रोंक्यूल, अभी ये ब्रोंक्यूल होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल है ये, क्योंकि ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद ही टर्मिनल ब्रोंक्यूल की फर्दर डिवीजन के बाद एल्वुलाई बनता है. इसलिए ये एल्वुलाई के जो पहले वाला पार्ट है ना, ये ब्रांचिंग, इसको हम ब्रोंक्यूल कहते हैं. इस वाली जो प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांचेस होती हैं इनको हम ब्रोंकाई कहते हैं. ब्रोंकाई कहते हैं. ठीक है. ब्रोंकस मतलब जहां से ब्रोंकाई ब्रोंकस आर द सेम thing. Then here we have the cardiac notch. Actually it is not described in the NCERT in this chapter. इस chapter में इसको describe नहीं किया गया है cardiac notch को, जो एक गड्ढा होता है lungs के. कौन से lungs में? हमारे लेफ्ट लंग में एक गड्ढा होता है. क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट प्लेस होता है उसमें. दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज कार्डियक नॉच. वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नहीं, बस मैंने अभी बता दिया है. एंड देन दिस इज डायाफ्राम. डायाफ्राम. ठीक है. और ये जो हमारा सारा सेटअप होता है एक एयर टाइट चैम्बर होता है. ये एयर टाइट बनता कैसे है? अगर हमें किसी चीज को एयर टाइट बनाना है तो सबसे पहले हमें किस चीज का ध्यान रखना होगा कि कोई भी हवा अंदर बाहर ना हो, या कुछ जो अंदर है वो बाहर ना जाए. तो इसको बनाने के लिए हमें इसे चारों तरफ से कवर अप करना होगा ना. तो उसके लिए इसको हम चारों तरफ से कैसे कवर अप किया है वो मैं बताने वाली हूँ. तो सबसे पहले डॉर्सली इट इज कवर्ड बाय, यहाँ पे लिख रही हूं मैं कि कहाँ डॉर्सली, वेंट्रली, लेटरली एंड डाउनवर्ड्स के. फिर ये एयरटाइट चैम्बर कैसे बनता है तो वो मैं यहाँ लिख रही हूँ. डॉर्सली it is by vertebral column. Ventrally is this part, where dorsal is this part, our back, and ventral is this part, our chest part is a ventral part. Okay, ventrally by sternum, and lateral is this part, side. Laterally by ribs, and downside by dome shaped diaphragm. Why it is called dome shaped? Because it is in this situation, like this, not straight, not flat, nothing. It is like this. That's why it is called dome shaped. Downside by dome shaped. All this together makes it an anatomically an airtight chamber. Dome shaped डायफ्राम. ठीक है, इतना हो गया. मतलब ये चारों मिलके इसको एक एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर बनाते हैं. तो आई होप आई एम क्लियर विद दिस. इसके सारे मैंने जितना एनसीईआरटी के से बन सकता था मैंने सारा कुछ यहाँ बता दिया है. अब हमें बताना है कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन वो लिख दे रही हूं मैं. Steps of breathing. सबसे पहले ब्रीथिंग और वेंटिलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीथिंग एंड वेंटिलेशन. ब्रीथिंग और वेंटिलेशन बोथ आर ब्रीथिंग और वेंटिलेशन. फिर डिफ्यूजन of O2 and CO2 across the alveolar membrane. Alveolar membrane यानी this part.
ठीक है, एल्विलाई का जो पार्ट होता है ना उसको एल्विलर मेम्ब्रेन के थ्रू जो डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्विलर मेम्ब्रेन, एल्वियोलर membrane. Then third, transportation of transport of gases through blood. Gases through blood. अब इसके बाद दिख नहीं रहा होगा ना नीचे का, यहाँ साइड में लिख दूं, यहाँ लिख दे रही है ना, देख लेना. Then fourth one, diffusion between cells and between tissues and blood. Tissues and blood. Then fifth, oh god, diffusion between tissues and blood. Then fifth, release of carbon dioxide produced, release of CO2 produced during process. दो वर्ड्स और मुझे बताने हैं, कंडक्टिंग पार्ट एंड exchange part. What is conducting part? The parts from our external nostrils up to the terminal bronchi constitutes the conducting part. क्या बोला मैंने, लिख देती हूँ, जगह नहीं बची है हमारे पास, फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको कहीं सेटल आउट करने की. कहाँ करते हैं, यहाँ कर दूं क्या, कर दे रहे हैं यहाँ, है ना. चलो, फर्स्ट कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग external nostrils to terminal bronchi. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चेक कर लूं क्या एक बार. External nostrils to terminal bronchi. Then what is the function of conducting part? It clears the air from foreign particles. बहुत ज्यादा मैसी हो रहा है ना. ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं ना, अभी इतना ही रहने देते हैं, अभी नेक्स्ट पार्ट में इसको ले लूंगी मैं. आई होप आपने इतना समझ लिया है, मैंने जितना समझा सकती थी, बस कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट बताया, तो वो बोर्ड पे जगह नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ. व्हाट इज कंडक्टिंग पार्ट? द पार्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू योर टर्मिनल ब्रोंकाई, ये सारा पार्ट कंडक्टिंग पार्ट होता है. कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? दैट इट takes the air from the atmosphere, then secondly it clears the air from the foreign particle, then third it humidifies the air, and fourth one that it sorry, fourth one is that it takes the air to the body temperature, मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे इसको मेंटेन करने के लिए कंडक्टिंग पार्ट का. एंड एक्सचेंज पार्ट, जहां पे एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस, मतलब जहां पे एल्विलाई वाला पार्ट होता है, एक्सचेंज पार्ट, जहां पे एक्चुअल डिफ्यूजन हो रहा होता है O2 और CO2 का. तो एक्सचेंज पार्ट इज द एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्विलर मेम्ब्रेन. Okay, I hope I am clear with this. I tried
all the tips and tricks to make you understand with this. I hope you understand it. And अभी बाकी का हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। एंड तब तक के लिए ओके बाय। ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।